अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नियाक पे। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आ- आज ही हम लोग वी यू की एक नए सफ़र की तरफ चल रहे हैं, यानी वी यू की दुनिया में हम एक नई बुक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ECE 101। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें जो आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी। मैं जितनी चीज़ें हाईलाइट करके बताती हूँ, जिन्हें मैं डिस्कस कर रही होती हूँ, जिनके मैं आपको ट्रांसलेशन सिंपल कर दो तो मैं उसे इतना सिंपल आपको ट्रांसलेट करके दे देती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देती हूँ कि आपके पेपर में अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सको। तो ये जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं, ये आपके MCQs भी हो सकते हैं, ये आपके शॉर्ट भी होते हैं और आपके लॉन्ग भी होते हैं। सो ये 3 in 1 वाला हिसाब है इस वीडियोस में। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 1 के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ECCE है क्या। एब्रीवेशन आ जाती है ना, ECCE स्टैंड फॉर, तो आप लिखोगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बेसिकली ये एजुकेशन की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चिल्ड्रन को कैसे टीच करते हैं। वो फॉर्मली हो सकता है, वो इनफॉर्मली हो सकता है, और ये जो टीचिंग हो रही होती है ये फ्रॉम बर्थ अप टू एज ऑफ 8, यानी पैदाइश से लेकर 8 साल की उम्र तक आप बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो, उसे कैसे टीच करते हो। ये बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर हम इस सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसकी नेशनल डेफिनेशन देखें तो हमारे सामने आता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये डिफाइन की जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से। हम इसमें पब्लिक बात कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट डे केयर सेंटर्स होते हैं, हेल्थ हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, एजुकेशन सर्विसेज हो गई। ECE जो होता है ये ज़्यादातर इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिपरेशन करवाता है प्राइमरी स्कूल की तरफ। इसमें हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं बच्चे की, वो सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो या उसकी फिजिकल नीड हो। अब इसमें की कॉन्सेप्ट टॉपिक 2 है आपके पास, उसमें हम बताते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो होता है ये मेनली फोकस करता है किसी भी बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को थ्रू प्ले। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो जहाँ बच्चा जा रहा होता है ना बचपन से, अब डे केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे गेम्स कराई जा रही होती है ताकि बच्चा उन गेम से सीखे। अब जो एज होती है ना, इस एज मतलब इस आप स्टेज पे अगर हो कि ये बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि इसमें बहुत रैपिड फेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती हैं। बच्चे का ब्रेन जो होता है वो फास्टर डेवलप हो रहा होता है। अब एज ऑफ चिल्ड्रन की अगर बात की जाए ना तो उसमें अगर हमने अभी बात की कि रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ हो रही है, तो ब्रेन जो होता है वो किसी भी नॉर्मल, या आप कह सकते हो कि एक वेल डेवलप बच्चे से बनिस्बत छोटे बच्चों का जहन होता है वो फास्टर डेवलप कर रहा होता है। अब इसकी जो फाउंडेशंस देखते हैं तो वो सोशल स्किल्स हो गए, सेल्फ इस्टीम बनना शुरू हो जाती है, परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड देखा जाता है, मॉरल आउटलुक होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं इन सालों के दरमियान, यानी 8 साल की उम्र तक के बच्चे में। नेक्स्ट आपको इसमें बताया जाता है कि हिस्ट्री ऑफ ECCE क्या है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें इसकी रूट्स मिलती हैं अराउंड 1500, और इसमें अगर हम इसका ग्लोबल स्कोप देखें तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, यानी कि ECCE जो होता है ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर वर्क कर रहा होता है। अब इसमें अगर इंट्रोडक्शन देखें ना, मतलब अगर इसकी हिस्ट्री में अगर मज़ीद डिटेल्स में देखें तो मेरे सामने आएगा कि 17th सेंचुरी ऐसी सेंचुरी थी जब इस प्रोसेस को रिकग्नाइज किया गया था पहली दफ़ा यूरोप के अंदर। अब इसमें जो था ना फर्दर ये कंटिन्यू होता रहा, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आती रही और ये प्रोसेस चलता है 19th सेंचुरी तक। अब 19th सेंचुरी जो है ये यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो होता है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाता है। कॉमनेस 1592 टू 1620। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें डेवलपमेंट में काफ़ी हिस्सा लिया। जॉन एमएस कम्युनिस्ट जो थे, ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली दफ़ा
तस्वीरों पर मबनी एक किताब बनाई बच्चों के लिए और जिसका नाम रखा गया था ऑर्बिस पिक्टस। याद रखिएगा उस बुक का क्या नाम रखा गया था, ऑर्बिस पिक्टस। और ये बनाया किसने था? जॉन ऑमस कॉमनेस ने। अब इसमें बताया गया था कि आप बच्चों को सेंस से स्टडी ऑफ नेचर के थ्रू कैसे काम करवा सकते हो, गाइड कैसे कर सकते हो। कॉमनेस का यकीन था कि इसके जो ऑपरेशन ऑफ नेचर हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, बच्चे को पता चलता है कि व्हाट इज़ नेचुरल टेक प्लेस विदाउट कंपल्शन। यानी कि इसमें बताया गया था कि बच्चे को खुद से पता चल जाता है कि कैसे उसने दुनिया में मतलब आप कह लो कि दुनिया में सरवाइव करना है। फिर जी आपके पास आता है लॉके, जॉन लॉक। 1632 टू 1714। डेट्स आपको अगर याद होती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाम याद रखिएगा और इनके काम भी याद रखिएगा। ये जी फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी समझे जाते हैं। इन्होंने साइंटिफिक मेथड और स्टडी ऑफ माइंड और लर्निंग पे काफ़ी वर्क किया। लॉक जो थे इन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुला रासा। ये वो बिलीफ था जिसमें बच्चे को देखा गया था कि जो बच्चा होता है वो न्यूट्रल पैदा होता है, लाइक उसमें गुड और ईवल दोनों जो होते हैं ना, वो आप कह सकते हो कि बच्चा पैदाइशी तौर पे ईवल नहीं होता, सो वो न्यूट्रल होता है। उसने बताया था कि जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स कर रहे होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर वो बच्चा एक्सपीरियंस करता है एजुकेशन को लेकर, फर्दर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो उसमें ये गुड और इविल डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जी आपके पास आता है रोसियम। अब जीन जॉस्कस रोजिया जो थे इनका यकीन था कि बच्चा वही बात जो ऊपर लॉक ने की थी, इसने भी कहा कि इनहेरिटेंटली इवल नहीं होता बट ये नेचुरली गुड होता है। लाइक इसमें उन्होंने अपनी एक बुक दी थी जिसका नाम उन्होंने इमाई रखा था 1761 के अंदर, जिसके अंदर हाइपोथेटिकल चाइल्ड टू अडल्टहुड के बारे में बात की गई थी। रोजिया जो इनका आइडिया था कि जो रेवोल्यूशनरी होता है वो प्रोसेस जो होता है वो टाइम बाय टाइम चलता है। इसके अंदर चिल्ड्रन जो होते हैं वो रिले करते हैं लर्न को, लाइक उसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को बच्चा सीख रहा होता है। बच्चा जो होता है उसमें वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को व्यू देख रहा होता है, लाइक उसे पता चल रहा होता है, वो अडल्ट से देख रहा होता है, सीख रहा होता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। फिर जी आपके पास आता है पेस्टोलिजी, जॉन हेनरिच पेस्टोलिजी। ये स्विस एजुकेटर थे। इन्होंने बेसिक स्किल्स के बारे में बात किया था, आइडिया ऑफ केयरिंग एजुकेटिंग द चाइल्ड, इस पर इन्होंने काफ़ी वर्क किया था। अब पेस्टोलॉजी जो थे इन्होंने स्ट्रेस किया था आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम के बारे में बात की थी। इन्होंने बताया था कि मतलब एजुकेशन जो होती है वो लाइक इस तरह होती है, लाइक बी ऑफ द हैंड, हेड और हार्ट। यानी आप अपने हाथ से इल्म हासिल करते हो, आपके दिमाग में जाता है, आपके दिल में वो चीज़ जाके बैठ जाती है। फिर जी आपके पास आते हैं फ्रॉबेल फ्रेडरिक विलियम। ये जी ये नोन है एज अ फादर ऑफ किंडर गार्डन यानी चिल्ड्रंस गार्डन। इन्होंने जी किंडर गार्डन को स्टार्ट किया था लाइक 1836 के अंदर। इसमें उन्होंने बच्चों को जो ऐड किया था वो थे 2 to 6 ईयर के बच्चे थे। फ्रॉबेल जो थे इन्होंने लिखा था कि प्ले इज द हायर फेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देन उसने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है इन नेसेसिटी की वो और इम्पल्सिस को देखकर जाए तो जो गेमें होती हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। उसके जो क्लासरूम थे उनके अंदर ब्लॉक्स थे, पेट्स थे, फिंगर प्लेस थी। फॉर्बेल का यकीन था कि बच्चा जो होता है फर्स्ट एजुकेशन जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो गार्डन के अंदर कर रहा होता है। फिर जी आपके पास आता है मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। अब ये इसने वर्क किया था स्लम ऑफ रोम, जिसके अंदर उसने पूरे चिल्ड्रन को लिया था। उनके मेंटली ये वो चिल्ड्रन थे जो मेंटली रिटार्ड थे। मॉन्टेसरी एक ऐसा मेथड है जिसके मेथड ऑफ एजुकेशन है जिसके अंदर हम सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, लाइक हैंड ऑन लर्निंग की, कोलैबोरेटिव प्ले की बात करते हैं। बच्चे जो होते हैं कि क्रिएटिव चॉइसेस कर रहे होते हैं अपनी लर्निंग के अंदर। अब जब क्लासरूम को अगर हम देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं कि हाईली ट्रेंड टीचर्स होते हैं जो कि जिन बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब इसके बाद जी स्टेनर जो थे ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेटर थे और ये नोन थे जी, इनका फेमस वर्क या इनको कहा जाता था कि वर्ल्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन इन्होंने क्रिएट किया था। स्टेनर जो थे थ्योराइज किया था चाइल्डहुड
को कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फेज ऑफ लाइफ को अपने मतलब डिस्कस किया था। स्टेनर का अगर हम वर्क देखें तो वल्डोर्फ मेथड जो था ना टीचिंग का, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक यूनिक एजुकेशन स्ट्रेटजी थी जिसके अंदर वो उन्होंने वेल राउंडेड स्टूडेंट को क्रिएट किया था। लाइक उसमें उन्होंने ब्रॉड कैरिकुलम लाया, एकेडमिक के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ लाई, आर्ट और म्यूज़िक एजुकेशन लेके आए। इसके बाद जी आपके पास आता है मैकमिलन सिस्टर्स। तो मार्गरेट रिचल मैकमिलन, ये इनका नाम है जी। ये 20th सेंचुरी के अंदर आती हैं। मैकमिलन सिस्टर जो हैं ये कौन कौन सी हैं? दो हैं बेसिकली, नाम याद रखिएगा, मार्गरेट और रिचर्ड। इन्होंने जी अपनी एजुकेशन जो ली थी वो इंग्लैंड से ली थी। मार्गरेट ने इन्वेंट किया था ये नेम लाइक ओपन एयर नर्सरी स्कूल। उसने हेल्थ पे काफ़ी फोकस किया था। देन आपके पास टॉपिक 4 आता है SLO। अब इसमें हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस को अक्रॉस एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉम अब्रॉड। इसमें अगर सोसाइटी डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें देखा जाता है कि चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस करता है कि एजुकेट इट्स चिल्ड्रन। अब जो पायनियर थे ना वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉइस मतलब अपनी रोज़ की थी इस बारे में। उन्होंने बताया था कि ये डोमिनेंट आइडिया है कि आप बच्चों को सिखाओ, उनको अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड रखो। ग्लोबल व्यू ऑफ ECCE देखा जाए तो 1990 के अंदर ये ओपन होती है। इसमें मतलब हिस्ट्री के अंदर एक नया बाब शुरू होता है। इसमें जी सक्सेस स्टार्ट होती है लाइक सक्सेसिव रेटिफिकेशंस हो रही होती हैं 1989 के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंदर। इसमें बताया गया था कि CRC के अंदर से ऐड कर दिया गया था राइट ऑफ चाइल्ड के नाम से। फिर जी एजुकेशन फॉर ऑल EFA। अब जो सेकंड बूस्ट मिला था वो था कि जो अडॉप्शन ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेरेशन कराई गई थी एजुकेशन फॉर ऑल, मार्च 1990 के अंदर जॉम्पटन थाईलैंड ने दिया था। लाइक उसने बताया था कि उसने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया था कि जो लर्निंग होती है वो बिगिन होती है एट बर्थ। और ये आप इसे कह सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर इनिशियल एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन होती है ये बाय बर्थ बच्चे का हक होता है। ये बात हमें बताई थी जॉम्पटन ने। अब इस नावल के अंदर उसने रिकग्नाइज कराया था कि जो ECCE होता है ये बेसिकली इंटीग्रल पार्ट होता है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के अंदर। इसमें बहुत सारे गोल अडॉप्ट किए जाते हैं। अब 1990 के अंदर UN ने जिसमें वर्ल्ड समिट फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हुआ, इसमें इसने इसे रिकग्नाइज किया था। 10 ईयर लेटर देखा जाए यानी 2000 के अंदर तो इसका एक्सपेंड वर्जन आपके पास आया था, जिससे मतलब आप उसे कह सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया गया था। देन आपके पास आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी MDGs एब्रीवेशन। आपके इसमें बहुत सारे एब्रीवेशन है। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप एक पेन कॉपी अपने पास रखें, उस पर जितनी भी मैं एब्रीवेशन बताती जा रही हूँ सेपरेट करके लिखते हैं। MCQs आपके काफ़ी सारे एब्जर्वेशन में एब्रीवेशंस के अंदर आते हैं। एल्बर्ट जो थे लाइक इसमें उन्हें देखा जाता है कि जो UN है इसने मिलेनियम समिट को अडॉप्ट किया था 2000 के अंदर। अब उसने इसमें दो डायरेक्टेड रेलेवेंस के बारे में बात किया था कि अर्ली जो चाइल्डहुड होता है या चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर जो इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ होती है उसके अंदर देखा जाए तो हम मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में बात करते हैं। हम इसमें रिड्यूस करते हैं। अब इस रिड्यूस करते हैं, रेट करते हैं बाय 3/4 और हम प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस। सेकेंड ही आपको कहा गया था कि इसमें हम रिड्यूस करते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बाय 3rd, और ये बिटवीन 1990 टू 2015 तक आपके सामने आता है। नेक्स्ट आपके पास ही टॉपिक 5 आ जाता है जिसके अंदर अगर हम इम्पोर्टेंट देखें, नीड और स्कोप देखी जाए तो जो इम्पोर्टेंट मतलब अगर हम इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो ये एक्नॉलेज किया गया था 2000 मतलब आप कह सकते हो कि फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। रिलेटिवली रिसेंट फैक्टर्स पाए जाते हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर हम फोर फ्रंट पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं, फंडामेंटल चेंजेस की बात करते हैं इकॉनमी के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस के अंदर। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ये क्रूशियल स्टेज है लाइफ की, क्योंकि देखिए इसमें बच्चा जो होता है उसकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हो रही होती है। अब ये डेवलपमेंट फिजिकल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है, इमोशनल भी होती है और सोशल भी होती है।
इसके बाद ही आपको बताया जाता है सिक्योर एनवायरनमेंट का। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका कह लो कि एक फैक्टर है जो बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसमें हम बात करते हैं लर्निंग अप्रोच। अब ये लर्निंग अप्रोचेस जो हो रही होती है एक्सप्लोरेशंस की वजह से हो रही होती है, यानी बच्चा एक्सप्लोर कर रहा होता है। अब इसमें फर्स्ट 3 ईयर क्या होता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है, उसकी वो काफ़ी रैपिडली वो डेवलप हो रहा होता है। जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ स्टिमुलेशन की, तो हमारे सामने आया कि स्पोर्ट, अगर हम देखें तो स्पोर्ट न्यूट्रिएंट्स जो है ये बेसिकली डेफिशिएंट होता है। लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर अगर ये डेफिशिएंट है तो ये बहुत अफेक्ट करता है। इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस आपके पास आ जाते हैं। फिर जी आपके पास आता है डैप। डैप बेसिकली स्टैंड फॉर डेवलपमेंटली अप्रिशिएट प्रैक्टिस। इसमें हम बच्चे को मैचिंग प्रैक्टिसेस करा रहे होते हैं, लाइक जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर जी आपके पास आता है न्यूक्लियर फैमिली। ये स्मॉलेस्ट फैमिली यूनिट होता है। इसमें कपल और 1 और 2 पेरेंट्स रह रहे होते हैं बच्चे के साथ। एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें हम बात करते हैं कि ज़रा बियॉन्ड होता है इमीडिएट न्यूक्लियर फैमिली के। लाइक इसमें आंट हो गया, अंकल हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न सब मिल के रह रहे होते हैं। फिर जी आपके पास आता है चाइल्ड एडवोकेसी। लाइक इसमें हम पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म की बात कर रहे होते हैं। फैमिली चाइल्ड केयर होम्स आपके सामने आते हैं। ये स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फैमिली होम में रहते हैं। लाइक उसमें उनके पास लाइसेंस होता है। लाइक आप कह सकते हो डे केयर सेंटर्स जो होते हैं। फिर जी आपके पास आता है सेंटर बेस्ड प्रोग्राम। सेंटर बेस्ड प्रोग्राम जो होते हैं ये यंग चिल्ड्रन के लिए होते हैं। लाइक स्कूल सेटिंग हो गई, इसमें लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पाए जाते हैं, चिल्ड्रन पाए जाते हैं। फिर जी आपके पास आता है इंटीग्रेटेड कैरिकुलम। अब इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो फोकस करता है हर एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें हम सिंपल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे होते। फिर आपके पास आता है लैच की चिल्ड्रन, यानी सेल्फ केयर चिल्ड्रन। अब स्कूल एज जो होती है, लाइक इसमें बच्चा क्या करता है, खुद को खुद केयर कर रहा होता है, ये फैमिली से दूर होता है। फिर चाइल्ड अडल्ट रेशियोज अगर देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं कि कितने अडल्ट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि आप कह सकते हो आप उन्हें कैलकुलेट करते हो। अब फिर देन आप क्या करते हो, कैलकुलेशन के दौरान आप डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ अडल्ट को इनटू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी टोटल नंबर ऑफ अडल्ट को डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। फिर जो टॉपिक 6 आपके पास आ जाता है, इसमें हम बात करते हैं SLO के अंदर लर्निंग थ्रू प्ले की। प्ले जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। एनवायरनमेंट क्या करती है, एनवायरनमेंट प्रमोट करती है प्ले को, एक्सप्लोर करती है हैंड और लर्निंग को। इसके अंदर हम अफेक्टिव प्री प्राइमरी प्रोग्राम्स की बात करते हैं। प्ले जो होता है इसमें बहुत सारी सोशल इंटरेक्टिव चीज़ हो रहते हैं। बच्चा जो होता है मुख्तलिफ आइडियाज से इंटरेक्ट हो रहा होता है, बच्चों से हो रहा होता है, कम्युनिकेट करना सीख रहा होता है। चिल्ड्रन जो खेल खेलते हैं उनके, आप देखो ना कि चिल्ड्रन प्ले टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, और इनमें वो मीनिंग्स पाए जाते हैं जो वो एक्सपीरियंस करते हैं उस गेम के थ्रू। अब प्ले, आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप प्ले की सिग्निफिकेंट बताओ विद पॉइंट्स, तो आप लिख सकते हो प्ले इज एक्टिवली एंगेजिंग। बच्चों के खेल को आप देखें, उसमें आप खुद इन्वॉल्व हों। प्ले इज इंटरेक्टिव, प्ले को आप कह सकते हो प्ले और लर्निंग जो होती है स्टैटिक नहीं होती। बच्चा जो होता है उसमें, बच्चा अगर खेलता भी है तो उसे प्रैक्टिस स्किल्स चाहिए होती हैं, तो आप क्या करो, पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट करो। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्ले जो होता है वो क्रिएट करता है पावरफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को। कॉर्नर प्ले जो होता है ये वेल प्लान स्पेस होती है, यानी वेल प्लान स्पेस होती है जिसके अंदर आप प्रमोट करते हो चाइल्ड डेवलपमेंट को, लर्निंग कॉम्पिटेंस को। इसमें आप प्री और प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हो। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने जिन्होंने नहीं किया तो वो भी कर दें। इसके बाद ही आपके पास आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ प्ले एज अ फाउंडेशन फॉर एकेडमिक कॉन्सेप्ट। अगर हम रोट मेमोराइजेशन की बात करते हैं, यानी कि रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारे ना नॉर्म्स में पाए जाते हैं। लाइक एजुकेशन ऑफिशियल हो गया, स्टाफ हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, ये सारे नॉर्म्स होते हैं। इसके बाद ही लार्ज साइज क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 चिल्ड्रंस होते हैं।
स्मॉल स्पेस होती है और वो चैलेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक्टिव एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। करिकुलम की बात की जाए तो प्री स्कूल जो अंदर अगर हम देखें रैपिड ग्रोथ के अंदर करिकुलम जो होता है वो प्री स्कूल के लिए कैसा होता है। प्री स्कूल करिकुलम जो होता है ये डिज़ाइन किया जाता है बच्चों के फिजिकल एट्रैक्शन डेवलपमेंट को देखते हुए। लाइक 2 to 5 ईयर बच्चा कैसे सीखेगा, उसे क्या समझाना है, ये भी वेल प्लान्ड होता है। बच्चा जो होता है यहाँ पे इस करिकुलम के अंदर पाया जाता है उनके लिए गोल्स। अब ये जो बच्चे होते हैं ये पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, जिनके उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है। लाइक आपके पास जी अर्ली एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो केयर गिवर टीचर जो होते हैं वो नॉलेज देते हैं बच्चे को, कल्चर, सपोर्ट फॉर लैंग्वेज, लिटरेसी, लर्निंग ऑफ चाइल्ड नीड टू हैव सफिशिएंट स्किल्स गाइडिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बेसिक करिकुलम स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 3 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। 3 स्ट्रैंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द प्रोविजन फॉर द डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच चिल्ड्रन डेवलप देयर लर्निंग, बिल्डिंग ऑन व्हाट दे कैन ऑलरेडी डू, relevant and appreciate content which matches a different layer of a young children need. Then आपके पास आता है जी एक्टिव हैंड ऑन माइंड ऑन प्ले एंड एक्टिविटी। इसमें प्री स्कूल प्ले करता है, लाइक उसमें अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, बच्चा जो होता है वो इंटरेक्ट हो रहा होता है दूसरे बच्चों से, लाइक वो केयरिंग अडल्ट बन जाता है या वो केयरिंग अडल्ट के साथ अपनी अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। टीचर गाइडेड लर्निंग के अंदर देखे जाए तो वो एक्सप्लोर करती है सेंस ऑफ देयर बॉय। बच्चा जो होता है वो मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है और टीचर का काम होता है कि वो हेल्प करती है बच्चे को कि वो इनकरेज करे उसकी थिंकिंग को, उसके बताए कि आप जो सोच रहे हो उससे ठीक सिमत पे जा रहे हो या गलत। तो गुड क्लासरूम देखा जाए तो चिल्ड्रन जो होते हैं स्पेंड अपना बहुत सारा टाइम करते हैं प्लेइंग के ऊपर, फिर वर्किंग करते हैं और ये सारा कुछ अच्छे क्लासरूम में हो रहा होता है, इसमें मटेरियल्स पाए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे असॉर्टेड बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे होते हैं क्लास के अंदर, लाइक आप पजल्स पाए जाते हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइम्स पर या यूँ कह लें कि सेम टाइम पर सेम थिंग्स को कर सकते हैं। टीचर जो होती है वो उन्हें कहती है कि आप एक ही वक्त में एक जैसे काम ना करो, थोड़े डिफरेंट भी जा सकते हो, वो प्रमोट कर रही होती है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 7 है कि आपको समझ में पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।